हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है जीई कोर्स के अंतर्गत। हम बात करेंगे चैप्टर 5 के। यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसका ये आप कह सकते हैं चैप्टर 1 है, और अगर आप सारे चैप्टर लाइन से देखेंगे तो ये चैप्टर 5 है। अब बात करें चैप्टर का नाम, तो नाम है प्रयुक्ति की अवधारणा, विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 2 का चैप्टर 1 है एक प्रकार से। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो ये जो शब्द है प्रयुक्ति, इसका क्या मतलब? प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त से बना है, जिसका अर्थ है प्रयोग में लाया गया। तो ये जो प्रयुक्ति है ये प्रयुक्त शब्द से बना है, और जिसका अगर आप अर्थ देखेंगे तो क्या आएगा? प्रयोग में लाया गया, मतलब यूसेज। इंग्लिश में इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा यूसेज। भाषा के क्षेत्र में प्रयुक्ति शब्द अंग्रेजी के रजिस्टर शब्द का हिंदी पर्याय है, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेटर पे चेक करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा यूसेज, परंतु अगर आप इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका जो मेन अर्थ निकलता है वो क्या है? रजिस्टर शब्द का हिंदी पर्याय है। मतलब जो इंग्लिश में रजिस्टर है उसी का हिंदी में क्या निकला है? प्रयुक्ति रखा गया है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में रजिस्टर वस्तुतः एक परिभाषिक शब्द है, और अब तक आपने रजिस्टर के जो अर्थ पढ़े हैं या जाने हैं उनसे भिन्न अर्थ का द्योतक है। इसका क्या मतलब कि आपने रजिस्टर का सुना होगा। बेसिकली किसी चीज़ को रजिस्टर कराना हम जाते हैं तो जहाँ हम नामांकित करते हैं वो रजिस्टर के तौर पर कहलाता है। रजिस्ट्री करवाना, रजिस्टर कराना। परंतु यहाँ पे हिंदी की जो भाषा विज्ञान है इस क्षेत्र में रजिस्टर का पूरी तरह से अर्थ बदल जाता है। अब देखें, भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है समाज भाषा विज्ञान। तो जो भाषा विज्ञान है, ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा ब्रांच है जिसका नाम है समाज भाषा विज्ञान, मतलब समाज से रिलेटेड भाषा का विज्ञान। साइको लिंग्विस्टिक्स इसके अंतर्गत भाषा का सामाजिक संदर्भों में विवेचन और अध्ययन किया जाता है। मतलब समाज भाषा विज्ञान के अंदर भाषा को लेकर समाज के संदर्भ में, मतलब जो समाज है उसमें भाषा के बारे में हम क्या करते हैं? विवेचना करते हैं। भाषा का पूरा अध्ययन करते हैं कि समाज में भाषा किस प्रकार की, किस किस प्रकार की यूज़ की जाती है, मतलब प्रयोग में लाई जाती है। आगे बढ़े। रजिस्टर शब्द समाज भाषा विज्ञान का पारिभाषिक शब्द है, जो भाषा के भीतर पाए जाने वाले रूप भेद वेरिएशंस का एक प्रतीक है। तो ये जो रजिस्टर शब्द है ये क्या है? भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है, यह ब्रांच जो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं अध्ययन का क्षेत्र है भाषा विज्ञान, उसका एक परिभाषिक शब्द है। मतलब उसका आप कह सकते हैं एक सब वर्ड है, ठीक है, शब्द है जो भाषा के भीतर पाए जाने वाले रूप भेद। भाषा के अंदर कई सारे आप कह सकते हैं रूप भेद पाए जाते हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं, वेरिएंट्स पाए जाते हैं भाषा के अंदर, ठीक है। तो उनका क्या एक प्रकार से प्रतीक है। ये दर्शाता है कि अलग अलग प्रकार की भाषाओं में आप कह सकते हैं उनके वेरिएशंस हो सकते हैं। इसको आप आगे समझ जाएंगे। प्रसिद्ध समाज भाषा वैज्ञानिक हॉलैंड के अनुसार रजिस्टर भाषा की उन प्रयोगशिति विविधताओं वेराइटीज अकॉर्डिंग टू द यूज को कहा जाता है, जो किन्हीं विशिष्ट स्थितियां अथवा विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा के रूप भेद को प्रकट करती है। तो आपने देखा होगा स्थिति के अकॉर्डिंग, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों के शब्द बदल जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली इनके द्वारा जो हॉलैंड है भाषा विज्ञान के काफ़ी बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रजिस्टर, जिसको हम हिंदी में प्रयुक्ति भी कहते हैं, उसका जो प्रयोग है, उसकी जो प्रयोग है, ठीक है, उसकी विविधताओं का जो प्रयोग है वो क्या है? अकॉर्डिंग स्थिति के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और प्रकट करता है। मतलब सिचुएशन अगर आप कह सकते हैं औपचारिक या ऑफिशियल सिचुएशन है तो व्यक्ति कुछ और बोलेगा, अगर अनऑफिशियल सिचुएशन है तो व्यक्ति कुछ और बोलेगा। फिर आते हैं जीन एटचिसन का मानना है कि रजिस्टर भाषा की विशेषकृति शैली स्पेशलाइज्ड स्टाइल है, जो भाषा प्रयोग की परिस्थिति पर आधारित है। मतलब इनका भी कहना वही है, बस थोड़ा सा आप इसमें अलग देख सकते हैं
कि ये जो बताते हैं, ये कहते हैं कि रजिस्टर भाषा की विशेषकृति शैली। रजिस्टर क्या है? जो भाषा का सेक्टर है उसकी स्पेशलाइज्ड स्टाइल है, जो भाषा के प्रयोग की परिस्थिति पर आधारित है। मतलब हम परिस्थिति सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी भाषा को चेंज करते हैं, उसके स्टाइल को चेंज करके दिखाते हैं। भाषा प्रयोक्ता इन शैलियों को स्थिति विशेष शैलियों को स्थिति विशेष के अनुरूप प्रयोग करता है। मतलब अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से आप भाषा का यूज करते हैं, सेम मीनिंग वही निकलता है प्रयुक्ति के अंतर्गत। इस तरह कुछ एक विशिष्ट स्थितियां अथवा विशेष क्षेत्रों में विशेषकृत भाषाओं को प्रयुक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो प्रयुक्ति क्या कहा जाता है? हम अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की भाषाओं के रूपों को अपनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। विशिष्ट स्थितियां अथवा विशेष क्षेत्र भाषा प्रयोक्ता की निजी सामाजिक विशेषताओं जैसे शिक्षा दीक्षा सामाजिक वर्ग आदि से भिन्न होते हैं। इसका क्या मतलब कि विशिष्ट स्थितियां, कोई अलग प्रकार की स्थितियां या सिचुएशन है, अथवा विशेष क्षेत्र किसी अलग क्षेत्र में है जो विशेष है क्षेत्र पर भाषा प्रयोक्ता एक व्यक्ति जो कि भाषा का प्रयोग कर रहा है कि निजी सामाजिक विशेषताओं, उसकी जो निजी सामाजिक विशिष्टताएं हैं, मतलब उसकी जो आप कह सकते हैं विशेषताएं हैं व्यक्ति की, जैसे कि उसकी शिक्षा दीक्षा के अकॉर्डिंग समाज वर्ग के अकॉर्डिंग क्या होती है, भिन्न होती है। मतलब व्यक्ति आप कह सकते हैं सिंपली कि एक व्यक्ति जिसकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छी है, ठीक है, जिसने एजुकेशन काफ़ी अच्छी प्राप्त करी है, उसकी बोलने की आप देख सकते हैं कि उसके बोलने के तरीके, उसके भाषा के प्रयोग, और वहीं एक व्यक्ति जिसने शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छी अटेंड नहीं करी है और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है, तो उसमें देख सकते हैं कि काफ़ी आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विशिष्ट स्थितियाँ जो आप कह सकते हैं विशिष्ट प्रकार की सिचुएशंस होती है भाषा प्रयोक्ता के सामाजिक संदर्भों से उत्पन्न होती है। मतलब व्यक्ति के अकॉर्डिंग क्या होती है, सिचुएशंस खड़ी होती है, यानी व्यक्ति किससे कहाँ किस विषय पर बात कर रहा है या लिखित संप्रेषण कर रहा है इसके अनुरूप है। मतलब व्यक्ति किस स्थान पर किस व्यक्ति से किस प्रकार बात कर रहा है और किस टॉपिक पर बात कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग उसकी भाषा में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि यहाँ पे 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला, यदि आप अंदर पधारेंगे तो आपका बहुत आभारी होऊंगा। दूसरा, कृपया अंदर पधारिए। और तीसरा, अंदर आओ। इसमें क्या देखने को मिलता है आपको कि तीनों वाक्यों में अत्यधिक औपचारिक शैली से लेकर नित्यंत और अनौपचारिक शैली का प्रयोग किया गया है। गौर कीजिए। सबसे पहले में आप देखेंगे कि इसमें क्या बताया, बहुत ही ज़्यादा किसी रिस्पेक्ट से किसी व्यक्ति को अंदर बुलाया जा रहा है। यदि आप अंदर पधारेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। मतलब कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसको आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति को आप इस प्रकार से कहेंगे कि क्या कृपया आप अगर हमारे घर में पधारेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। वहीं दूसरा स्थान पे जो है वो कृपया अंदर आइए, एक प्रकार से आप कह सकते हैं आप उस व्यक्ति के साथ कैजुअल है, आप कह सकते हैं सिंपली आप उससे बात करें तो कृपया आप अंदर आइए। और तीसरे में अंदर आओ, जैसे कि आप अपने किसी दोस्त को कह रहे हैं अंदर आ जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया कि सबसे ज़्यादा औपचारिक जो कि पहला है, औपचारिक शैली से लेकर नित्यंत अनौपचारिक ये जो तीसरा है, ये शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका जो भाषा का प्रयोग है वो बदल गया। सबसे पहले में सिचुएशन थी कि कोई रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है, उसको आप अंदर बुला रहे हैं। दूसरे में आप कह सकते हैं उस व्यक्ति के साथ आप साधारण तौर पे बात कर रहे हैं तो कृपया अंदर आ जाइए। और तीसरे में आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक तौर पर अनऑफिशियल प्लेस पे आप कह रहे हैं तो अंदर आ जाओ, इस प्रकार से। अब देखें, समाज में जीवन संदर्भों की विविधता होती है और इन जीवन संदर्भों की आवश्यकताएं, कार्य पद्धति और उद्देश्यों के अनुरूप इनकी भाषा में भी विशिष्टता उत्पन्न होती है। जीवन संदर्भों की विशिष्टता के अनुरूप भाषा में विकसित व्यवहार परक रूपभेद वेरिएंट्स भाषा नियुक्ति निर्धारित करते हैं। तो इसका क्या मतलब कि जीवन में जो समाज है, समाज में जीवन के आपने समाज में देखा होगा बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पे जीवन से क्या तात्पर्य है कि बहुत प्रकार के लोगों के बारे में समाज में आप देख सकते हैं। जैसे कि ऐसे लोग जिनका कल्चर बहुत अच्छा है, ऐसे लोग जिनका आप कह सकते हैं एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है परंतु फिर भी वो समाज में काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जो कि समाज में बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के भी लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या बताया गया कि इतने प्रकार के आप लोग देख सकते हैं, विविधता आपको देखने को मिलती है। इन जीवन संदर्भों की आवश्यकताएं, कार्य पद्धति और उद्देश्यों के अनुरूप इनकी भाषा में भी विशेषता उत्पन्न होती है। मतलब इन व्यक्तियों के
जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी कार्य पद्धति, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, इसके अकॉर्डिंग उनकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें विशिष्टता उत्पन्न होती है। ठीक है। वहीं आप इसका एक उदाहरण लेके चलिए कि एक वकील है जो कि कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा केसेस रेगुलरली लड़ता है, तो उसकी भाषा के उसमें, और वहीं एक आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जो कि नॉर्मल सिंपल काम करता है, उसकी भाषा के उसमें आपको अंतर देखने को मिल जाता है काफ़ी बड़ा। जीवन संदर्भों की विशिष्टता के अनुरूप भाषा में विकसित व्यवहार परक रूप भेद भाषा प्रयुक्ति निर्धारित करते हैं। तो क्या होती है, भाषा प्रयुक्ति निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है या फिर उसकी जो कार्य पद्धति है, उसका उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग उसकी भाषा में जो प्रयुक्ति है वो निर्धारित करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उनकी भाषा में क्या देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो कि वकील है वो सिंपली किसी एक स्टेटमेंट को अलग तरह से कहेगा, वहीं पे एक व्यक्ति जो कि सिंपल लाइफ जी रहा है या फिर कोई सिंपल काम करता है, वही एक स्टेटमेंट को अलग प्रकार से कहेगा। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक, चिकित्सक, व्यापारी, वकील, इतिहासविद, खिलाड़ी अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह समान नहीं है। ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये अपने सेक्टर में जिस भी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं वो आम व्यक्तियों जैसी नहीं है। जैसे वैज्ञानिक वो विज्ञान की भाषा में ज़्यादातर बात करते हैं, विज्ञान के जो तत्व हैं उनको यूज़ करते हैं। चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं वो अलग प्रकार से बात करते हैं। अगर उनको आप बात करते देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो किसी सर्जरी के बारे में या फिर किसी और प्रकार की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। व्यापारी जो बिजनेसमैन है उसमें आपको टोटली अलग देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय के बोलने के तरीके में और एक बिजनेसमैन के बोलने के तरीके में काफ़ी फ़र्क होता है। वहीं वकील, इस या इतिहासविद जो इतिहासकार हैं बड़े बड़े, या फिर कोई खिलाड़ी है, तो इनके जो कार्य क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, में जिस भाषा का रूप का इस्तेमाल करते हैं वह समान नहीं है। लेकिन एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी उनकी भाषा में एक खास तरह का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या बताया गया है कि वैसे तो लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, वो है हिंदी। अगर बेसिकली हम हिंदी भाषा के प्रयोग करने वाले लोगों को देखें तो कोई व्यक्ति जो हिंदी बोलता है वो वकील है, और वहीं कोई व्यक्ति जो हिंदी बोलता है और वो क्या है, बिजनेसमैन है। तो इनके जो बोलने के तरीके हैं इनमें टोटली आपको अंतर देखने को मिलेगा। यह अंतर उनके व्यवसाय की भाषीय विविधताओं के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जो उनका व्यवसाय है, क्या है व्यवसाय, उनका जो काम है, उसके भाषा उसके अंदर जो विविधताएं हैं, आप कह सकते हैं काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी भाषा बदल जाती है। विज्ञान, विधि, व्यापार और चिकित्सा के अपने प्रयोग, संदर्भ, शब्दावली और शैली होती है। तो क्या है, विज्ञान की अपनी शैली है, विधि की अपनी शैली है, व्यापार और चिकित्सा के अपने अपने प्रयोग हैं, और उनके संदर्भ में आप कह सकते हैं उनकी शब्दावली है और शैली है। मतलब कि अगर आपको विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है तो आपको इनकी शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब इनकी डिक्शनरीज या फिर इनकी जिसमें विज्ञान के शब्दों के बारे में बताएगा। वहीं अगर आपको व्यापार के बारे में पढ़ना है, व्यापार के बारे में जानना है, तो इनकी शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनके बारे में बताया गया होगा। ठीक है। इन क्षेत्रों की भाषाओं का खास स्वरूप प्रदान करती है। इस तरह प्रयुक्ति किसी सामाजिक संदर्भ द्वारा निर्मित विशिष्ट भाषा का एक रूप है। तो प्रयुक्ति क्या है, एक प्रकार से भाषा का एक रूप है जो कि विशिष्ट प्रकार से बनाई गई थी या फिर बनाई गई है। अब देखें, इसको समझे। यहाँ पे आपको जो प्रयुक्ति है उसके बारे में समझ में आएगा कि समाचार पत्रों में जब आप समाचार पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार के शब्दों का यूज़ किया जाता है जो कि बेसिकली दैनिक जीवन पे हम लोग यूज़ नहीं करते। जैसे बाजार भाव पढ़ते समय सोना उछला, चांदी लुढ़की, गेहूं में तेजी, जीरा भड़का, चावल टूटा जैसे विशेष प्रयोग देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में इस टाइप के जो आप कह सकते हैं कि वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि एकदम से व्यक्ति पढ़ ले और उसको समझ आ जाए कि क्या बताना चाहता है। जैसे कि चावल टूटा, जीरा भड़का, जैसे जीरा का रेट एकदम से बढ़ गया हो, इस प्रकार का। गेहूं में तेजी, गेहूं का रेट बढ़ गया हो। ठीक है। इस प्रकार से। वहीं देखें भौतिक क्षेत्र में, साइंस के में, तो ऊष्मा, ध्वनि, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत, चुंबकीय, सुचालक इत्यादि, ये जो शब्द हैं ये आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। ऊष्मा, ध्वनि के साउंड पे आप क्या कह सकते हैं कि आवाज़ के बारे में बोल सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है। तो आप ज़्यादातर क्या एनर्जी के बारे में प्रयोग करते हैं, ये तो नहीं कहते होंगे कि उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा ज़्यादा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये केवल भौतिक क्षेत्र में ही ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। फिर रासायनिक के क्षेत्र में देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि। तो ये जो शब्द है ना, ये विशेष प्रकार के शब्द हैं जो कि एक क्षेत्र
लिमिटेड क्षेत्र के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं। एक प्रकार से ये क्या है, उसकी प्रयुक्तियाँ हैं। ये शब्द अलग प्रकार से बनाए गए हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन, जैसे है इलेक्ट्रॉन का उदाहरण लें तो इलेक्ट्रॉन के पीछे का बैकग्राउंड क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन शब्द बताता है। तो ये विशेष प्रकार से यूज़ किए जाने वाले शब्द हैं। गणित के क्षेत्र में देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा वर्ग, घन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, समकोण, त्रिभुज, अनुपात, चतुर्भुज इत्यादि शब्द। इतिहास में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, मुगल काल, सल्तनत, नवाब, मोहनजोदाड़ो इत्यादि। कहानी के क्षेत्र में शिक्षा, जगत, परियां, चोर डाकू की कहानी इत्यादि। भूगोल के में मानचित्र, अक्षांश, देशांतर इत्यादि। बैंक के क्षेत्र में देखेंगे तो बजट, रोकड़ा, बचत खाता, मुद्रा, ड्राफ्ट इत्यादि। तो ये जो शब्द हैं ये बैंक के क्षेत्र में अधिकांश यूज़ किए जाते हैं। सिंपली आप ये तो नहीं कहेंगे कि रोकड़ा मेरे को दो, नहीं, इसका मतलब तो ये नहीं है ना, मतलब कि रोकड़ा का मतलब कैश, कैश आप मेरे को दे दीजिए, आप मेरे को पैसा दे दीजिए। ये सिंपल शब्दों का हम यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब बात करें प्रयुक्ति की विविध क्षेत्र। जो प्रयुक्ति है उसके अलग अलग प्रकार के क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रयुक्ति का क्षेत्र आज बहुत व्यापकता प्राप्त कर गया है। तो वर्तमान में जो प्रयुक्तियाँ हैं इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर क्षेत्र में आपको प्रयुक्ति देखने को मिल जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी समाचार पत्रों में, आपको साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान साइंस हो गया, ठीक है, डॉक्टरी के क्षेत्र में, लॉयर या बिजनेस के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रयुक्ति के विविध क्षेत्र साहित्यिक कृति, ज्ञान, विज्ञान, व्यवसाय, व्यवहार आदि में आदि से समृद्ध सामग्री को एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा तक पहुंचाने का नाम अनुवाद है। तो अनुवाद क्या है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, मतलब एक रिटन कंटेंट है उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या करना, ट्रांसलेट करना, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुंचाने का काम क्या है, अनुवाद है। और यह अनुवाद जब विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्ति की जाने लगता है तब इसे प्रयुक्ति का नाम दिया जाता है। तो क्या बताया गया, पहुंचाना। और यह अनुवाद जब विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाने लगता है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में यूज़ किया जाने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, एक नाम से प्रयुक्ति भी कहलाता है। प्रयुक्ति के नाम से जानते हैं। प्रयुक्ति के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। सृजनात्मक साहित्य। सृजनात्मक साहित्य में प्रयुक्ति को अपनाया जाता रहा है। इस श्रेणी में महाकाव्यों, कविता संग्रह, कहानी संकलनों, उपन्यास, निबंध, नाटक आदि का अन्य भाषाओं में अनुवाद होता रहा है। तो क्या है कि बड़े बड़े महाकाव्य हो गए, कविता संग्रह हो गई, कोई कहानी हो गई, उपन्यास या फिर नाटक हो गए, इनको दूसरी लैंग्वेज में क्या करा जा रहा है, अनुवाद किया जा रहा है। हम लोग संस्कृत से हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ लोग संस्कृत से ही जर्मनी भाषा या फिर रशियन भाषा जो है, रूसी भाषा है, उसमें पढ़ते हैं। एक ज़माने में तो सबसे अधिक सारा का सारा अनुवाद कार्य साहित्य अनुवाद का ही था। तो एक टाइम ऐसा भी था जब जितना भी अनुवाद का, ट्रांसलेशन का काम होता था वो किसका होता था, साहित्य अनुवाद का होता था। जब विश्व को साहित्यों के बारे में पढ़ने का जोश था उस समय सबसे ज़्यादा काम किसका होता था, अनुवाद साहित्य के क्षेत्र में होता था। इस प्रकार साहित्य की भी प्रयुक्ति का एक क्षेत्र है। तो साहित्य भी एक प्रयुक्ति का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं साहित्य में कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली आप दैनिक जीवन में यूज़ नहीं करते, परंतु वो साहित्य के क्षेत्र में आपको पढ़ने को मिलेंगे। अनुवाद के माध्यम से किसी देश या विदेशी भाषा का प्राचीन या अर्वाचीन, श्रेष्ठ तथा कालजयी रचनाओं का परिचय पूरी दुनिया के पाठकों को मिल जाता है। तो क्या होता है, अनुवाद के जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी देश या विदेश की कोई प्राचीन संग्रह हो गया, प्राचीन साहित्य हो गया, उसका ट्रांसलेशन करके आप पूरे विश्व के जितने भी पाठक हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको आप प्रदान कर सकते हैं। यह अनुवाद की सृजनात्मक साहित्य में प्रयुक्ति है। तो अनुवाद की जो सृजनात्मक साहित्य है उसमें ये उसकी प्रयुक्ति है। इस प्रकार सृजनात्मक क्षेत्र में प्रयुक्ति का पर्याप्त योगदान है। तो प्रयुक्ति का क्या योगदान है सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में। फिर आता है धार्मिक और पौराणिक साहित्य। धार्मिक और पौराणिक साहित्य में भी प्रयुक्ति को देखा जा सकता है। धार्मिक और पौराणिक साहित्य किसी भी देश के अहम हिस्सा है। तो धार्मिक और जो पौराणिक साहित्य हैं वो किसी देश का एक अहम हिस्सा है। जो धर्म से रिलेटेड और पुराणों से रिलेटेड जो बड़े बड़े साहित्य लिखे गए, बड़े बड़े रचनाकारक द्वारा, तो ये साहित्य हमें बताते हैं हमारे इतिहास को, जो कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही साहित्य हमें हमारे धर्म के बारे में बता रहे हैं कि हमारा धर्म कितना पुराना है, हमारे धर्म में किस किस प्रकार की आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, किस किस प्रकार के देवताओं के बारे में बताया गया। जितनी भी चीज़ें हैं हमें किनके द्वारा, धार्मिक और पौराणिक साहित्यों के द्वारा हमें अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलता है।
ऐसे साहित्यों का अनुवाद उसी देश की प्राचीन भाषा से आधुनिक भाषा में भी हो सकता है। तो क्या होता है कि उसी देश की जो हमारी प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसी से हमारी आधुनिक भाषा एक प्रकार से कहते हैं हिंदी, तो प्राचीन संस्कृत से लेकर हिंदी में कर दिया जाता है। जैसे भारत में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता आदि का संस्कृत से जैन तथा बौद्ध धार्मिक साहित्यों का प्रकृति अपभ्रंश तथा पाली से आधुनिक भारतीय भाषाओं में किया गया। तो समय के साथ साथ जो ट्रांसलेशन का काम है वो होता रहा। सबसे पहले ये जो लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे? संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत और जैन बौद्धिक धार्मिक साहित्य जिसमें प्राकृत अपभ्रंश पाली लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, पाली भाषा आ जाती है। तो इसको क्या किया गया, समय के साथ साथ इनको आखिर में आके आधुनिक भाषा में कर दिया गया जो कि हमारी हिंदी भाषा है। ऐसे साहित्य एक देश की भाषा से दूसरे देश की भाषा में भी अनुदित होते रहे। तो ऐसे जो साहित्य हैं धर्म से रिलेटेड, पुराण से रिलेटेड, ये साहित्य भारत मतलब एक प्रकार से एक देश की भाषा से दूसरे देश की भाषा में भी ट्रांसलेट होते रहे। जैसे हम बाइबल, कुरान और गीता आदि के विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद का प्रसंग देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाइबल जो है वो विश्व की अधिकांश भाषाओं में आपको देखने को मिल जाएगी, कुरान देखने को मिल जाएगी। वहीं जो गीता है इसको भी विश्व के आप कह सकते हैं बहुत सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है और पूरे विश्व में गीता को आप कह सकते हैं प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार प्रयुक्ति का क्षेत्र धार्मिक और पौराणिक साहित्य भी रहा है। फिर आता है दार्शनिक साहित्य। अनेक देशों में दार्शनिक के विचार चिंतन, जो दार्शनिक साहित्य, ऐसे लोग जो आप कह सकते हैं दूर तक सोचने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने साहित्य का निर्माण किया उनके बारे में। तो अनेक देशों में दार्शनिकों के विचारों, जो बड़े बड़े दार्शनिक है जिन्होंने आप कह सकते हैं बड़े बड़े विचार प्रस्तुत करे कि आगे वाले समय में ये हो सकता है, इस प्रकार से समय में ये चीज़ें होंगी, तो ये व्यक्तियों ने अपने विचार प्रस्तुत करे। उनका जो चिंतन तथा सिद्धांत है, उनका परिचय का दार्शनिक साहित्य का अनुवाद बहुत उपयोगी रहा है। तो आप जैसे कि कौटिल्य द्वारा या फिर प्लेटो द्वारा, ठीक है, इस प्रकार के ये जो इनके सिद्धांत है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनका अनुवाद करके पूरे विश्व में इनको भेजा गया। पश्चिम में प्लेटो से लेकर आज तक के दार्शनिक साहित्य सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं, मतलब ट्रांसलेटेड कर दिए जा चुके हैं। पश्चिम के जो प्लेटो उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए वर्तमान में वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। पूरे विश्व के लोग उनके सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको ट्रांसलेट करके पूरे सभी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और पूरे विश्व में भेजा गया। भारतीय दर्शन के प्रमुख ग्रंथों का भी भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। तो आप देखेंगे कि भारतीय दर्शन, भारत का भविष्य किस प्रकार का होगा, इससे रिलेटेड जो ग्रंथ बनाए गए थे, ठीक है, उनका आप कह सकते हैं कि जो अनुवाद है वो विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध है। इस प्रकार प्रयुक्ति क्षेत्र भी क्या है, दार्शनिक, इस प्रकार प्रयुक्ति क्षेत्र दार्शनिक साहित्य का भी एक क्षेत्र है। फिर आता है सामाजिक विज्ञान क्षेत्र। समाज विज्ञान संबंधी साहित्य, ऐसे साहित्य जो समाज विज्ञान से रिलेटेड रखते हैं। समाज विज्ञान संबंधी अनुदित साहित्यों में समाज विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक अर्थशास्त्र आदि से संबंधित अनुवादों को भी शामिल किया गया है। तो समाज विज्ञान संबंधित से जितने भी साहित्य हैं उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा समाज विज्ञान के राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये जो आप कह सकते हैं सेक्टर्स हैं, इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो उनका अनुवाद कर दिया गया, उनको ट्रांसलेट कर दिया गया। इस तरह कहा जा सकता है कि प्रयुक्ति का क्षेत्र समाज विज्ञान संबंधी अनुदित साहित्यों में समाज विज्ञान, राजनीतिक, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि का भी रहा है। तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाज विज्ञान के अंतर्गत जो साहित्य लिखे गए हैं उनमें कुछ इस प्रकार के शब्दों को आप कह सकते हैं डिज़ाइन किया गया है या फिर यूज़ किया गया है, ठीक है, जो कि सेपरेट हैं और वो क्या बताते हैं, एक काफ़ी अच्छी खासी डिटेल देते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर उदाहरण में देखा बैंकिंग के सेक्टर में जो रोकड़ा शब्द है ये क्या है, एक प्रकार से प्रयुक्ति है। वो क्या बताता है, रोकड़ा मतलब कैश को दर्शाता है। तो उसी प्रकार इस तरह के शब्द आपको इतिहास में देखने को मिल जाते हैं, भूगोल में देखने को मिल जाते हैं, अक्षांश, देशांतर, राजनीति में कुछ शब्द देखने को मिल जाते हैं, अर्थशास्त्र जो क्षेत्र है इकोनॉमिक, उसके क्षेत्र में भी आपको इस प्रकार के शब्दों को देखने को मिल जाता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रयुक्ति कहलाते हैं। शोध सामग्री, प्रयुक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य को भी स्थान मिलता है। तो जो प्रयुक्ति के क्षेत्र है इतना बड़ा, उसमें शोध के कार्यों को भी एक स्थान दिया गया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुवाद के क्षेत्र में शोध सामग्री भी है। तो शोध सामग्री जो है
वो क्या है, एक अनुवाद का क्षेत्र है। शोध सामग्री, हर देश की जो शोध सामग्री है उसको क्या किया गया, अनुवादित किया गया और अलग अलग भाषाओं में करके पूरे विश्व में भेजा गया। वास्तुतः प्रयुक्ति के कारण ही हमें विभिन्न शोध सामग्रियों का पता चलता है, क्योंकि इसमें अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो प्रयुक्तियाँ हैं, इसी के कारण आप क्या कह सकते हैं, विभिन्न शोध सामग्री जो है, विश्व के अलग अलग प्रकार की जो शोध सामग्री है इनका पता चलता है, क्योंकि इसमें अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ती है। शोध सामग्री का अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ी, उसको अनुवाद किया गया, उसमें प्रयुक्तियों का यूज़ किया गया और वर्तमान में हम ऐसी कई चीज़ों के बारे में ज्ञान रखते हैं। तथा विज्ञान की दुनिया जो इतनी तेज़ी से हमारे साथ जुड़ती रही है, इसका एक कारण अनुवाद भी है। तो पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के जो शोध हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इनके बारे में हमें डिटेल किस प्रकार मिलती है, कि हमें किस प्रकार पता चलता है कि अमेरिका के द्वारा ये शोध किया गया, इसका ये क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसका ये रिजल्ट निकला। तो इसके बारे में हमें इस प्रकार पता चलता है क्योंकि हमने उसको, उनके जो शोध है उसको अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, ठीक है, उसमें प्रयुक्तियों का यूज़ किया और हमारे जो भाषा है उसमें हमें देखने को मिला। क्योंकि इस क्षेत्र में जो विशेष सामग्री एकत्र की जाती है उसके लिए अनुवाद की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी अनुवाद का प्रयोग शोध सामग्री में भी होता है, इसीलिए यह प्रयुक्ति का क्षेत्र है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से कि जिस क्षेत्र जहाँ पे अनुवाद का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे प्रयुक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो क्षेत्र प्रयुक्ति के अंतर्गत भी आता है। पत्रकारिता, जो मैगजीन्स होती हैं, इसमें देखा होगा पत्रकारिताओं में, मैगजीन्स में ऐसी कह सकते हैं कि आप टैगलाइंस को यूज़ किया जाता है जो कि एकदम सटीक होती हैं, ठीक है, ऐसे शब्दों को यूज़ किया जाता है मैगजीन्स में। तो पत्रकारिता भी प्रयुक्ति का विषय रही है। समाचार समितियों द्वारा किसी अन्य भाषा में उपलब्ध कराई गई सामग्री को अपनी भाषा में प्रस्तुत करना के लिए पत्रकार अनुवाद का आश्रय लेता है। तो एक ऐसी मैगजीन जो कि किसी और लैंग्वेज में बनी हुई है या फिर है, उसको समाचार पत्र द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं जो मैगजीन के राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अनुवाद का, ट्रांसलेशन के प्रोसेस का प्रयोग करके अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं। दुर्भाग्यवश हिंदी भाषा के समाचार पत्रों को तो लगभग अनुवाद पर ही जीवित रहना पड़ता है, क्योंकि हिंदी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आप कह सकते नहीं बन पाती। इसीलिए जो दूसरी लैंग्वेजेस है, जैसे इंग्लिश में जो मैगजीन्स बनती हैं उसको ही ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा में तब्दील किया जाता है, उसके बाद हम तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार प्रयुक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र को भी अपनाई जाती है। नेक्स्ट आता है व्यापार व्यवसाय संबंधी समझौते तथा पत्रचार, ऐसे समझौते, व्यवसाय संबंधित समझौते तथा पत्रचार, ऐसे समझौते तथा संबंध जब एक दो विभिन्न भाषाओं बोलने वाले समूहों के प्रतिष्ठानों के बीच होते हैं। मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि समझौते हुए, मीटिंग्स हुई, डील्स हुई, जो कि दो अलग अलग भाषाओं बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में हुई है, तब उनकी लिखा पढ़ी, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लिखा पढ़ी की जाती है, वो द्विभाषिक होती है, मतलब दोनों भाषाओं में। सपोज करिए एक डील हुई है इंग्लिश में और जैपनीज़ भाषा में, तो जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगी और जैपनीज़ में भी देखने को मिलेगी। दोनों कंपनी अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखेंगी। जो कंपनी इंग्लिश समझती है वो डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में रखेगी, जो जैपनीज़ समझती है वो डॉक्यूमेंटेशन जैपनीज़ में रखेगी। तो ये होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि डील तो एक ही हुई है, परंतु जो डील के नियम हैं वो दोनों भाषाओं में रखे जाएंगे। अनुवाद के द्वारा अनुवाद का प्रयोग होता है। इस प्रकार व्यापार संबंधी समझौते और पत्रचार भी प्रयुक्ति का ही एक क्षेत्र है। तो ये थे आप कह सकते हैं प्रयुक्ति की अवधारणा और विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। तो हमने इस चैप्टर में प्रयुक्ति के बारे में पढ़ा और उसके जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, 7 तरह के, इससे भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं। आप इंटरनेट पर सर्च आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। परंतु अगर आप इसमें से 7 में से भी 6 क्षेत्रों को अच्छे से याद करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आप एग्जाम्स में जब लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा और आपके जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्रयुक्ति की अवधारणा और उसके विविध क्षेत्रों के बारे में हमने इस चैप्टर में बात करी। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिए। आपको जितना अच्छा समझ में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे वेबसाइट का भी, वहाँ पे और सब्जेक्ट्स के नोट सहित हिंदी के भी नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं एक एक करके, तो आप वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं।
साथ में इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। 2 ग्रुप हैं टेलीग्राम के, आप किसी को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे हम वीडियो के जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पे देते हैं। आपका कोई डाउट है वो भी आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।